Hey, good morning, students of class 6. I hope you all are well at your home. And today I am going to start your first chapter of geography. And this chapter is the Earth and the Solar System. हम लोग अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर है. So the day start with a sunrise and ends with the sunset. दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है और दिन की समाप्ति सूर्यास्त होने के साथ साथ हो जाती है. देन स्टार्ट द नाइट, तब रात शुरू होती है. एंड यू सी थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, और आपने ऐसे हजारों तारे देखा होगा रात में आकाश में टिमटिमाते हुए. स्काई एबव देयर इज ऑल्सो मून विच इज़ अनदर नेचुरल बॉडी विच इज़ ईजिली विजिबल इन द स्काई. और यहाँ दूसरा एक अंग है प्राकृतिक का जो मून है, ये भी आकाश में आसानी से दिखाई पड़ता है. You may have wondered how they rise and set every day and the moon keeps looking different every night. आपने ज़रूर सोचा होगा कि ये कैसे राइज करते हैं, कैसे सेट होता है, यानी कि कैसे सूर्योदय होता है, कैसे सूर्यास्त होती है, और हर रात कैसे चांद जो होती है, चांद का साइज यानी कि आकार प्रत्येक रात जो है अलग अलग दिखती है. कभी पूरा रहता है सर्कल जैसा गोल, तो कभी हाफ हो जाता है सेमी सर्कल, या फिर कभी उससे भी छोटा हो जाता है आर्क जैसे होता है ना. सो इन दिस चैप्टर we shall study about all these celestial bodies and where the earth find its place among them. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, कैलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, और अर्थ जो है कैलेस्टियल बॉडी में अपना कहाँ पे स्थान रखता है या कहाँ पे अपना जगह बनाती है. कैलेस्टियल बॉडी मतलब होता है खगोलीय पिंड, हिंदी में इसको कहा जाता है. सो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द सन एंड द प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. आपने पहले ही पढ़ा होगा कि ये जो सूर्य है या फिर और भी दूसरे ग्रह सभी क्या है, सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, एक अंग है. एट नाइट यू मस्ट हैव सीन मेनी स्टार्स इन द स्काई. रात के समय में आपने आकाश में ऐसे बहुत सारे तारे देखे होंगे. यू मे हैव ऑल्सो रीड दैट आवर सन इज ऑल्सो अ स्टार. हो सकता है आपने ये भी पढ़ा होगा कि सन भी एक प्रकार का क्या है, वो स्टार्स ही है. ठीक है, स्टार ही है. तो चलिए हम लोग देखते हैं दी सन एंड दी स्टार्स. हम लोग सन और स्टार के बारे में जानने का कोशिश करते हैं. वी विल ट्राई टू नो अबाउट द सन एंड द स्टार्स. ओके, सो आवर सन इज मच क्लोजर टू अस. ये सूर्य जो है हम लोगों के काफ़ी नज़दीक है, अस देन एनी अदर स्टार्स. दूसरे तारों की अपेक्षा सन हमारे बहुत नज़दीक है. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ. तो सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं पहुंचने में यहाँ पे. बट द लाइट फ्रॉम द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स टेक्स सेवरल ईयर्स टू रीच अस. जबकि वही दूसरे तारे जो होते हैं, उन तारों से हमारे पास रोशनी पहुंचने में लगभग ऐसे कई वर्ष लग जाते हैं. स्टार्स आर सो फार अवे दे लुक लाइक पॉइंट ऑफ लाइट. क्योंकि स्टार जो है सन से जितना नज़दीक हम लोगों के सन है, उससे भी ज़्यादा दूरी है स्टार, इसीलिए वो एक पॉइंट मात्र ही हम लोगों को दिखाई पड़ता है. लगता है कि वो एक लाइट का पॉइंट है. जैसे आपने देखा होगा लेज़र लाइट होता है एक छोटे से पेन की तरह, जिसको हम लोग अगर उसको ऑन करते हैं, स्विच कर ऑन करते हैं, तो एक छोटा सा रेड डॉट पॉइंट जो है वो दिखता है. कहीं पे भी आप इंडिकेट कर सकते हो उससे. तो सिमिलरली देयर आर giant balls of hot gas just like our sun. हाँ, ये जो है एक बहुत ही विशाल गैस का गोला होता है, जैसा कि हमारा सन है, सूर्य है. एवरी स्टार्स हैज़ लाइफ साइकिल. जितने भी स्टार हैं सभी का लाइफ साइकिल होता है, यानी कि जीवन चक्र होता है. जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. ऐसे ही स्टार्स का भी लाइफ साइकिल होता है. they are young, grow into middle age and they eventually die
stars change as they age, but these changes are very slow and happen over millions of years and therefore not noticeable. मतलब ये भी जो है यंग होता है, एकदम यंग एज में आता है स्टार्स भी, ये भी ग्रो करता है समय के साथ साथ और मिडिल एज में पहुंचता है, ठीक, और इवेंचुअली वो अंततः मरता भी है, डाई भी होता है। सो मरता भी है, तो क्या कहता है, दी स्टार्स चेंज एज दे आर बट दिस चेंजेस आर वेरी स्लो। स्टार तो चेंज करता है, वो उसमें परिवर्तन होते हैं, लेकिन बहुत ही धीमी परिवर्तन होती है, बहुत ही स्लोली चेंजिंग होती है, जिसके चलते इसमें कई मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, जिसको इसीलिए इसको कोई नोटिस नहीं कर पाता है कि इतने समय के बाद इस स्टार्स खत्म हो गया, ये स्टार्स, समझ गए, इसीलिए हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। When the star burns all the hydrogen in its core, it begins to die. जब हाइड्रोजन जलता है, ठीक, जब हाइड्रोजन, ठीक है, जब स्टार्स के यानी कि स्टार के कोर में जब हाइड्रोजन जलता है तब ये स्टार खत्म हो जाता है, यानी कि उसके जो अंदर होता है मूल सेंटर में, स्टार्स के सेंटर में जो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, तो वो जैसे जैसे जलेगा तारा का जो यानी कि स्टार का जो लाइफ होगा उतना ही कम होता है। ओके, सो आवर सन इज नाउ अबाउट हाफ वे थ्रू इट्स मिडिल एज। अब जो है हमारा सन ये लगभग आधी एज पे आ चुका है। हाँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट विल कंटिन्यू टू गिव अस लाइट एंड हीट फॉर अनदर 500 मिलियन ईयर्स। तो ये माना जाता है कि लगभग यह अब हमें सूर्य जो है अब हमें लगभग 500 मिलियन ईयर्स तक ही यानी कि ये हमें लाइट देगी, उसके बाद सूर्य का भी यानी कि सन का भी लाइफ खत्म हो जाएगा। सो स्टार सीम्स टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ। तो स्टार भी वैसे ही एलिमेंट से बने होते हैं जो हमारे पृथ्वी पे भी यानी कि अर्थ पे भी पाया जाता है। इवन थ्रो दे में बी डिफरेंट साइज एजेस एंड इमिटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये भी हो सकता है, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग एज के हो सकते हैं, या फिर अलग मात्रा में एनर्जी यानी रिलीज़ करने वाले, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त होना, रिलीज़ करना, तो अलग अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करने वाले भी हो सकते हैं। हाँ, आवर सन इज़ एन एवरेज साइज स्टार। तो हमारा सन जो है उसका जो आकार है वो एक तरह से एवरेज आकार उसको माना जाता है। तो द लार्जेस्ट स्टार कैन बी 10 times लार्जर इन डायमीटर दैन द सन। तो जो सबसे बड़ा स्टार जो है वो लगभग सूर्य के 10 गुने के बराबर का है। सच स्टार्स आर कॉल्ड जियंट स्टार्स। इस प्रकार के तारों को कहा जाता है जियंट स्टार्स, मतलब कि विशालकाय पिंड कहा जाता है, विशालकाय तारा, समझ गए। अब है कि द स्मॉलेस्ट स्टार आर नॉट मच बिगर दैन द प्लानट जुपिटर। जो छोटा स्टार है, जो सबसे छोटा क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट स्टार आर नॉट मच बिगर दैन द प्लानट जुपिटर। जो छोटे तारे हैं वो जुपिटर प्लानट से भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जुपिटर सबसे छोटा प्लानट माना जाता है ना। तो द कूलेस्ट स्टार्स आर नियरली 500 डिग्रीज वाइल द हॉटेस्ट स्टार्स कैन रीच 90,000 डिग्री। जो सबसे ठंडी यानी कि सबसे कोल्ड स्टार जो होता है वो लगभग 500 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है, जबकि द हॉटेस्ट स्टार कैन रीच 90,000 डिग्री, जबकि जो सबसे गर्म स्टार होगा हॉट वो 90,000 डिग्री तक उसका टेम्परेचर होता है। सो कूल स्टार अपीयर्ड रेड एंड हॉट स्टार लुक ब्लूइश वाइट। जो ठंडी स्टार्स होती है, कूल स्टार होती है, वो दिखने में लाल होती है, और जो हॉट स्टार होता है वो ब्लूइश वाइट होता है, यानी कि ब्लू और सफ़ेद रंग जैसा दिखाई प्रतीत होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें है एसाइड। एसाइड मतलब होता है अलग से
अलग से एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में कहना क्या चाह रहा है वो हम लोग देखते हैं क्या कहता है। डू यू नो वाई अ थिंग लुक्स बिग व्हेन क्लोज बट लुक स्मॉलर व्हेन इट इज़ फर्दर अवे। क्या आपने कभी देखा है जब कोई चीज़ हमारे पास हमारे बहुत नज़दीक होती है तो वो चीज़ बड़ा दिखता है, जब वही हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है तो वही चीज़ हमें बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसा होता है, क्यों होता है? तो देखिए, द डायग्राम एबव शो हाउ द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एट द आई व्हेन इट इज़ फर्दर। अब देखिए कि क्यों ये एक ही डायग्राम जो यानी कि यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, दोनों जगह दिया गया है, जो दोनों तो एक ही आँख से देखा जा रहा है, बट दिखने में एक छोटा एक बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दिस मेक्स थिंग्स लुक स्मॉलर, दिस एक्सप्लेन वाई द सन लुक बिगर देन द स्टार, वाई द मून विच इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सन लुक्स ऑलमोस्ट एज बिग एज द सन। तो इसी प्रकार जो है देखिए, ये आँख से देखने का इफेक्ट है, क्योंकि ये पहला जो है, ये फर्स्ट फिगर जो है, ये आँख के बहुत नज़दीक है, तो इसके बीच का एंगल जो है बहुत लार्जर बन रहा है, बड़ा सा बन रहा है, समझ गए। जबकि यही जो छोटा सा है, यानी कि ये जो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो फिगर बनी हुई है ये, तो यहाँ देखने का जो एंगल बन रहा है वो बहुत ही छोटा सा एंगल बन रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमें बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। तो ठीक इसी प्रकार जो है तारे, जो स्टार भी है, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इसी चलते वो एक लाइट पॉइंट जैसा ही दिखाई पड़ता है, जबकि उसके अपेक्षा सन हमारे काफ़ी नज़दीक है, जिसके वजह से वो हमें लार्जर दिखता है। समझ गए? तो यही था इसका मेन कंसेप्ट। चलिए अब जानते हैं हम लोग यूनिवर्स के बारे में जानने का ट्राई करते हैं। कहता है दी यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो जिसको हम लोग कहते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज टोटली ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, बी इट स्टार्स, सन, मून एंड एवरीथिंग अराउंड अस। तो अगर यूनिवर्स को डिफाइन किया जाए तो इसमें सभी के सभी एग्जिस्ट्स हैं, मतलब कि सभी मौजूद है, प्रेजेंट है, जैसे कि सन, स्टार्स, सन, मून्स एंड एवरीथिंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास की चीज़ें, वस्तुएं हैं, सब कुछ इसमें एग्जिस्ट करता है। द यूनिवर्स इंक्लूड्स ऑल द कैलेस्टियल बॉडीज, एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स, गैसेस, एवरीथिंग यू कैन सी, फील और सेंस। तो ये जो हमारा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में सभी कैलेस्टियल बॉडीज़ इंक्लूड है, मतलब कि जितना भी खगोलीय पिंड है सब का सब इसमें इंक्लूड है। एनिमल, जानवर, या प्लांट हो, या मिनरल्स हो, या गैसेज हो, या एवरीथिंग जो आप देख सकते हो, या आप जिसको फील कर सकते हो, या जो आप सोच सकते हो। इवन थिंग दैट आर इन द स्पेस आउटसाइड द अर्थ दैट कैन नॉट बी सीन आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ तक कि जो हमारे अर्थ से बाहर का भी है, जो स्पेस में रहता है, जो वस्तुएं पाई जाती है, जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो भी एक तरह के यूनिवर्स का ही पार्ट है, एक हिस्सा है। समझ गए? अब देखिए नेबुला, नेबुला क्या होता है? तो नेबुला क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सो नेबुला इज़ अ वेरी हग मास ऑफ गैस एंड डस्ट। यानी कि ये जो नेबुला है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक इसकी जो मास है, डेंसिटी, वो इसमें ज़्यादातर गैस और डस्ट पार्टिकल्स पाया जाता है। इट इज़ नेबुला दैट क्रिएटेड कैलेस्टियल बॉडीज़। और ये जो है खगोलीय पिंड का निर्माण करता है। ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड बाय नेबुला एंड थस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल स्टार्स एंड कैलेस्टियल बॉडीज़। ये सभी स्टार्स को बनाती है नेबुला, नेबुला के द्वारा ही बनती है सभी स्टार्स, इसलिए इस प्रकार इसको जो है स्टार्स और कैलेस्टियल बॉडीज़ का मदर कहा जाता है, यानी कि जननी कहा जाता है। समझ गए? अब है कि स्टार्स आर अ हग मास ऑफ बर्निंग गैसेज। स्टार जो है बहुत अधिक मात्रा में जलते हुए गैस का एक क्या है, जलते हुए गैस है। दे इमिट लाइट एंड हीट, वे लाइट और हीट दोनों इमिट करता है, मुक्त करता है, यानी कि उससे निकलता है। स्टार्स आर ऑफ वेरिंग साइज एंड आर वेरी वेरी फार अपार्ट। ये स्टार जो होते हैं, जितने भी स्टार्स, वो उसका साइज वेरी करता है। वेरी मतलब होता है कि बदला हुआ, चेंजिंग, बदलता रहता है, यानी कि कभी छोटा कभी बड़ा ऐसे दिखाई पड़ेगा।
और ये बहुत ज़्यादा दूरी भी है हमसे, बहुत ज़्यादा दूरी पे भी है, समझ गए। सो what you see at night is just a fraction of the total number of stars present in the universe। तो आप रात में देखते हो कि बस आप एक फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन मतलब क्या, कुछ पार्ट ऑफ ए होल, मतलब स्काई में जितने भी स्टार्स हैं उसका हम लोग बस कुछ हिस्सा देख पाते हैं, बिल्कुल कुछ ही हिस्सा देख पाते हैं, जबकि हम लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, समझ गए। अब है कि देखिए कॉन्स्टिलेशन मतलब होता है नक्षत्र, समझ गए। सो सम स्टार्स हैव अ सिमिलैरिटी इन पोजीशन एंड मूवमेंट। कुछ स्टार्स की जो जगह होती है वो समान होती है, तो कुछ का चेंज होते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। देयरफॉर दे लुक लाइक फिक्स्ड पैटर्न इन द स्काई, इसीलिए वो आकाश में एक फिक्स्ड पैटर्न की तरह दिखाई पड़ते हैं। Such patterns are called constellations and have been given names। इस प्रकार की जो पैटर्न होती है, तारों का जो समूह होता है, ग्रुप, उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, यानी नक्षत्र कहा जाता है, जिसका कुछ नाम भी दिया जा चुका है। द कॉमनली नाउन constellation are the Cassiopeia, the Ursa Major, the Onions Belt, the Ursa Minor, etc। जिसमें से इन सभी का नाम दे दिया गया है, जो नाम से जाना जाता है, जैसे कैसियोपिया, द उर्सा मेजर, द ओनियंस बेल्ट और उर्सा माइनर एक्सेट्रा, इन सभी नामों से जाना जाता है, समझ गए। इन हिंदी द कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर is also known as सप्तऋषि, मीनिंग द सेवन सैग्स, यानी हिंदी में इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, इसका अर्थ होता है 7 ऋषि, समझ गए। दिस नेम इज एज ओल्ड एज द वेदास एंड द उपनिषद्स, ये वेद और उपनिषद के जैसा ही पुराना नाम है। दे हैव बीन हेल्पफुल इन फाइंडिंग डायरेक्शन सिंस अर्ली टाइम्स, इसका जो यूज़ किया जाता है ये काफ़ी उपयोगी होता है, यानी कि डायरेक्शंस को दिखाने में, यानी कि खोजने में, कोई भी दिशा को खोजने में काफ़ी मदद करती है पुराने समय से ही। नाउ विथ न्यू टेक्नोलॉजी शिप्स एंड पीपल डू नॉट यूज देम मच फॉर नेविगेशनल पर्पसेस, यानी कि बट अभी के समय में जो नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं तो उसके हिसाब से लोग इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब कि नेविगेशनल पर्पस से नहीं यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि जहाज़ वाले होते हैं, जहाज़ जो समुद्रों में चलाते हैं, तो वो उस समय में, पहले समय में क्या करते थे कि इन्हीं कॉन्स्टिलेशन को देख करके अपनी दिशा को जान जाते थे कि नहीं, मुझे इस दिशा में जाना है, ट्रैवल करना है, तो इस दिशा में ट्रैवल करना है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उन चीज़ों का उद्देश्य ही लगभग लोग ख़त्म कर दिए, उन चीज़ों का उपयोग लोग कम कर दिए। अब है गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी क्या होता है, तो देखिए बच्चों, many constellations, the sun and all the stars that you see at night from one galaxy। जितने भी कंस्टेलेशन होते हैं, यानी कि कंस्टेलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, या फिर उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं, ठीक है, तारामंडल कहते हैं। तो तारामंडल या फिर जितने भी होते हैं, तो और ये सन और भी जितने सारे स्टार्स हैं, सभी को आप रात में देख सकते हो, एक गैलेक्सी में, आकाशगंगा में देख सकते हो। you can notice one clear starry night that there is a stretch on the sky which has comparatively more number of stars than the rest of the sky। तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे जो कुछ चमक जो होती है एक स्काई में, वो और जगह की अपेक्षा ज़्यादा होती है, बिकॉज वहाँ पे जो स्टार्स होती है वो आकाश में और जगह की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन दिस पैच, इस पैच में, इस भाग में लगभग मिलियंस यानी कि लाखों स्टार्स होते हैं ऐसे। दिस बेल्ट ऑफ स्टार इज अ गैलेक्सी नाउन एज द मिल्की वे।
हाँ, तो ये जो स्टार्स का जो बेल्ट होता है, इसको, इस गैलेक्सी को कहा जाता है द मिल्की वे। इसको इन हिंदी दिस गैलेक्सी इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश गंगा। इसी गैलेक्सी को इस हिंदी में कहा जाता है आकाश गंगा। देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में। अब है प्लैनेट्स। These are celestial bodies which are solid in nature and revolve around a star. ये जो प्लैनेट्स होते हैं, इसका नेचर यानी कि प्रकृति जो होता है इसका, वो एकदम ठोस होता है, ठीक। और ये स्टार के अराउंड जो मूव करती रहती है, यानी कि रिवॉल्व, घूमती रहती है। दे हैव अ फिक्स्ड पैथ कॉल्ड द ऑर्बिट which is not absolutely circular but elongated और elliptical। यानी कि कहा जा रहा है ये कि इसका जो पैथ होता है, यानी कि रास्ता जो होता है, वो एक फिक्स होता है। और उस रास्ता पे, यानी कि जिस रास्ते पे प्लैनेट मूव करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, जो कि वो पूरे तरह से सर्कुलर नहीं होता है। क्या कहता है? दे आर विच इज नॉट एब्सोल्युटली सर्कुलर बट इलोंगेटेड और एलिप्टिकल होता है, यानी कि वो लंबा और अंडाकार होता है। सो देयर में बी many other bodies but they are not categorized as planets as they may be too small or have elliptic orbits and paths। यहाँ ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्बिट भी होते हैं और पैथ भी होते हैं। प्लैनेट्स आर ऑफ मेनी साइज, वो अलग अलग आकार के होते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट और हीट बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द स्टार दे रिवॉल्व अराउंड। लेकिन वो जिस स्टार के आसपास मूव करती है, यानी कि रिवॉल्व करती है, घूमती है, उसका लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करती है, इस पे टकराती है। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ। यानी कि ये सन ही एकमात्र ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे नज़दीक में है। इट इज़ अ हग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। ये बहुत अधिक मात्राओं में जलते हुए गैसों का गोला है, जैसे इसमें ज़्यादातर हीलियम गैस वगैरह पाया जाता है। जो इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ about 13 lakh kilometers or nearly 100 times that of the earth। इसका जो डायमीटर है वो लगभग 13 लाख किलोमीटर का है। समझ गए? जैसे एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल, एक गोलाकार घेरा, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक में ले लीजिए, बीच सेंटर से पास करके, तो वही, तो इतना इसका डायमीटर है। और ये लगभग अर्थ का जो है 100 गुना, 100 टाइम्स मतलब 100 गुना, 100 गुना बड़ा है। बाय वॉल्यूम इट इज़ अबाउट 10 लाख टाइम्स लार्जर दैन दी अर्थ। अब जो है ये, इसका जो वॉल्यूम की बात किया जाए जब सन की, तो ये अर्थ के वॉल्यूम से लगभग 10 लाख टाइम्स बड़ा है, यानी कि 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा है। जैसे अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम देखिए, जैसे कि वाटर बॉटल होता है, तो वाटर बॉटल में बहुत कैपेसिटी का होता है, डिफरेंट कैपेसिटी का होता है। जैसे किसी में 1 लीटर का कोई 1 लीटर का बॉटल होता है, कोई साथ 2 लीटर का होता है। तो उस मान लीजिए कि एक बॉटल में 1 लीटर पानी आ सकता है। इट मीन्स इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट बॉटल। उस बॉटल का वो कैपेसिटी है कि उसमें 1 लीटर पानी आ सकता है। तो वही 1 लीटर पानी का जगह उसका जो है, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। इट इज़ estimated that the temperature on the sun's surface is about 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये
सन के सरफेस पे जो वहाँ का टेम्परेचर है अबाउट, यानी कि लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आप ज़रा सोचिए कि जब हमारे अर्थ पे 35 डिग्री से एभव जाता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो हम लोग जो है बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, यानी कि बर्दाश्त नहीं होता है। तो ठंडी हवाओं के चक्कर में एसी, कूलर, फ्रिज या फिर पेड़ों के नीचे जाके बैठ जाते हैं या ठंडी हवाओं को ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब वहाँ का टेम्परेचर है सन के सरफेस पर, उसके सतह पे 6000 डिग्री सेल्सियस है। सो यू कैन imagine how it would be if you consider that the oven in which a cake is baked is at about 300 degrees Celsius and water boils at 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जरा आप सोच सकते, इमेजिन कर सकते हैं कि ये मान के चलिए कि एक केक को 300 डिग्री सेल्सियस पे बनाया जाता है, जबकि एक वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी गर्म करने का टेम्परेचर। It thus emit a lot of heat and light in all directions। इस प्रकार ये सन जो है बहुत अधिक मात्रा में हीट यानी कि गर्मी और लाइट यानी कि रोशनी, प्रकाश सभी दिशाओं में इमिट करती है, मुक्त करती है, भेजती है। It has a gravitational pull which keeps the planets from moving too far away from its orbit। तो इसमें एक ग्रेविटेशनल पुल भी होता है, यानी कि जो खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो होता है, इसमें ये भी होता है ताकि इस अपने से दूर स्थित जितना भी प्लैनेट्स है सबको खींच के रखे हुआ है। हाँ, इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। ये सन की जो दूरी है हमारे अर्थ से, ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स का है। अब देखिए बच्चों कि इम्पोर्टेंस क्या है सन का हमारे लिव्स में, यानी कि हमारे जीवन में। इम्पोर्टेंस ऑफ द सन इन आवर लिव्स। इट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत है किसका, तो हीट और लाइट का। विदाउट दिस द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू सस्टेन लाइफ। इसके बिना जो है, जब अगर मान लीजिए अर्थ पे इसकी रोशनी यानी कि प्रकाश और इसका हीट यानी कि गर्मी अगर नहीं पहुँचे, तो इसके बिना अर्थ पे जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ पूरा ठंडा पड़ जाएगा। The heat and light from the sun is essential for plants to make their own food। और ये हीट और लाइट जो है जो सन से प्राप्त होती है, ये पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि इससे वो अपना फूड तैयार कर सके। आप पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि एक प्लांट अपना खुद भोजन तैयार करती है, हाँ, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट का होना ज़रूरी होता है, ठीक, वाटर, ऑक्सीजन वगैरह ये सब जो होता है। द सन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन चेंजिंग सीजन ऑन अर्थ। सन का एक और भी बड़ा योगदान होता है, जैसे अर्थ पे जो सीजन चेंज होता है, जैसे कभी हॉट कभी विंटर, तो ये सब जो सीजन चेंज होता है इसी के कारण होता है, सन के कारण ही होता है। द सन काउजेज वाटर एंड एयर करंट विथ काउज मूवमेंट एंड वेदर। सन जो है वाटर और एयर करंट को भी क्या करता है, उसमें मूवमेंट रखती है और वेदर में भी। अब है द सोलर सिस्टम। The solar system, the sun along with its set of planets and other natural objects moving around it are jointly referred to as a system called the solar system। तो देखिए सन के साथ जितने भी प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं नेचर में, और नेचर में और भी जितने ऑब्जेक्ट हैं जो मूव करते हैं इसके आसपास, वो सभी क्या कहलाएगा, सोलर सिस्टम कहलाएगा। हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द सन एंड इट्स फैमिली। और इसको सन
और इसके सन का परिवार भी कहा जाता है, सूर्य का परिवार भी कहा जाता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन दिस सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स भी है। कौन कौन सा है तो आपको मैं बता देता हूँ। और ये सभी प्लैनेट है 8 प्लैनेट्स। जैसे पहला है कि दिज आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स है। यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहला देखिए मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। सो फर्स्ट है मरकरी। चलिए मरकरी, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। ये सन के काफ़ी नज़दीक का प्लैनेट है। इट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इट हैज़ द स्मॉलर ऑर्बिट, इसके पास जो है ऑर्बिट जो होता है छोटा होता है रास्ता। यानी कि ऑर्बिट क्या होता है इसको देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लाइनिंग की हुई है, ये ऐसे ऐसे लाइनिंग की हुई है। तो ये जो जिस लाइनिंग में, यानी कि जिस लाइन में है, यानी कि ये सन के जो चारों तरफ ऐसे रोटेट करेगी, तो इसका रास्ता बहुत छोटा है, क्योंकि ये सन के काफ़ी नज़दीक है। बाकी जो जैसे यूरेनस है यहाँ पे, तो यूरेनस का जो है ये काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो इसका रास्ता जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे घूम करके रोटेट करके बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। समझ गए? सो इट टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको 88 दिन लगते हैं। इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 59 डेज। ये अपने अक्ष पे, मानिए कि अपने ही जगह पे जो घूमती है, तो ये इसको 59 डेज लगती है। समझ गए? अब जो है देखिए कि वेनस तो वेनस इज द सेकेंड प्लानट फ्रॉम द सन। ये सन से दूसरा प्लानट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ट्विन ऑफ द अर्थ, एज इट्स साइज इज नियरली आइडेंटिकल टू द अर्थ। इसका जो आकार है अर्थ के जैसा है, ठीक, इसीलिए इसे ट्विन कहा जाता है। यानी कि वेनस और अर्थ को दोनों को ट्विन कहा जाता है। As it is easily visible in the sky in the early morning and early evening, it is also known as the morning and और इवनिंग स्टार। ये आकाश में सुबह के समय में और शाम के समय में, ठीक, ये आसानी से आप इसको देख सकते हैं, इसीलिए इसको मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। हाँ, इट हैज़ नो सैटेलाइट, इसका कोई उपग्रह नहीं है। It takes 255 days to complete a revolution around the sun। ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको 255 दिन का समय लगता है। हाँ, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 243 डेज। अपने अक्ष पे, यानी कि अपने धुरी पे ये 243 दिन में घूमती है। ठीक है, तो अब है कि अर्थ, ये बड़ा ही यूनिक प्लानट इसको माना जाता है। तो इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। ये सन से तीसरे नंबर पे है। देख लीजिए आप यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। जैसे पहला है मरकरी, दूसरा है वेनस और तीसरा है अर्थ। तो ये अर्थ तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो कहता है इट इज़ द थर्ड प्लानट फ्रॉम द सन। ये सन से तीसरा नंबर पे प्लानट है। ये इट टेक्स 365 डेज एंड 1/4 डेज। यानी कि इसको जो सन टू कंप्लीट द 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको यानी कि पृथ्वी को 365 दिन और 1/4 मतलब एक दिन का चौथाई समय लगता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लानट एज फ्रॉम फार above in the sky it looks blue in color due to large amount of water on it। जब इसको बहुत ज़्यादा ऊंचाई से अगर इसको देखा जाए, दूरी से देखा जाए अर्थ को, तो ये ब्लू रंग का दिखता है, नीला रंग का दिखता है, क्योंकि इस पे अधिक मात्रा में पानी मौजूद है, प्रचुर मात्रा में पानी है, इसीलिए। अब है कि देखिए अब क्या है कि जैसे इट हैज़ 1 सैटेलाइट और द मून।
इसके पास एक सैटेलाइट, एक यानी कि एक उपग्रह है और चांद है। हाँ, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे। ये अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे एक दिन में घूम जाती है। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्फेरिकल इन शेप। इसका जो आकार है पूरी तरह से स्फेरिकल यानी कि गोलाकार नहीं है। हाँ, इट लाइक अ flattened ball, slightly bulging in the middle and slightly flat at the top and the bottom। इसका जो आकार है यानी कि आकृति जैसे दिखता है, तो ये बीच में यानी मिडिल में जो है एक तरह से फ्लैटेंड बॉल, ये सॉरी बल्गिंग है। बल्गिंग मतलब कि उभरा हुआ भाग है, और उभरा हुआ भाग मतलब जैसे कि ये देख रहा है, ये बल्गिंग भाग है, ये ऐसे। जबकि टॉप और बॉटम ये ऊपर और नीचे में फ्लैट एंड है, यानी कि एकदम प्लेन सरफेस की तरह लगता है। सच अ सिंपल शेप इज कॉल्ड अ जियोड। इसलिए इस प्रकार के शेप को जियोड कहा जाता है। इट स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन नियरली 24 आवर्स। ये ऊपर से जो है लगभग 24 घंटे में रोटेट कर जाती है, घूम जाती है अपनी ही धुरी पर। It also keeps revolving around the sun in an anti-clockwise direction। ये सन के चारों तरफ भी घूमती है, तो कैसे? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे घड़ी की सुई बाएं से दाएं की तरफ घूमती है, लेकिन ये दाएं से बाएं की तरफ घूमती है। तो यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ घूमना कहलाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि राइट टू लेफ्ट घूमना कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब है कि ए यूनिक प्लानेट। अर्थ को मैंने कहा भी था कि अर्थ को एक यूनिक प्लानेट कहा जाता है, एक अनोखा प्लानेट कहा जाता है। क्यों? तो देख लीजिए, अब खुद आप पढ़ेंगे समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि अर्थ इज द ओनली प्लानेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा मात्र प्लानेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट है, यानी कि जीवन है। इट हैज़ वाटर, लैंड एंड एयर। क्योंकि इस पे पानी, हवा और मिट्टी तीनों चीज़ पाया जाता है। इट इज़ फेवरेबल टू सस्टेन लाइफ एज इट इज़ नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट। ये जीवन जीने के लिए एक फेवरेबल प्लानेट भी है, जगह है, इसलिए ताकि यहाँ पे ना तो कुछ ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। प्रेजेंस ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ। यहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सभी गैसें मौजूद है, प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। समझ गए? अब है कि मार्स। ठीक है, मार्स, दिस इज द फोर्थ प्लानेट फ्रॉम द अर्थ द सन। ये सन से चौथा प्लानेट है, ठीक, चौथा ग्रह है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लानेट ड्यू टू द लार्ज प्रेजेंस ऑफ रेड ऑक्साइड इन इट्स सॉइल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि रेड प्लानेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड पाया जाता है इसके मिट्टी में। अच्छा, इस रेड ऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है Fe2O3 होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1565 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है मेल्ट होता है, ठीक, पिघलता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 687 डेज। ये सन के चारों तरफ लगभग 687 दिनों में रिवॉल्व करती है, यानी कि घूमती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स। इसके पास 2 उपग्रह है, जैसे पहला है क्या, और मून सैटेलाइट्स और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके पास 2 सैटेलाइट्स है, यानी कि उपग्रह है, और एक मून है जो इसके चारों तरफ मूव करती है। इट स्पिन ऑन इट्स एक्सिस इन वन डे। ये अपने एक्सिस पे एक दिन में स्पिन करती है। द एबव मेंशनड 4 प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स एंड आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स। और ये जो बाकी का जो पहले का था, जो 4 प्लैनेट्स, जैसे 4 प्लैनेट्स कौन कौन सा था, एक तो सन था, दूसरा मरकरी था, तीसरा वेनस था, और चौथा अर्थ था। तो ये इन चारों प्लैनेट्स जो है ये बना हुआ है क्या चीज़ का, रॉक्स का बना हुआ है, ठीक, जिसको इनर प्लैनेट भी कहा जाता है।
beyond these 4 planets there is a ring of asteroids which are like smaller rocks and a stone moving around। अच्छा, इसके अलावा भी जो 4 प्लानेट है जो एक रिंग के तरह जुड़ा हुआ है, मतलब जिसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। एस्टेरॉयड्स मतलब होता है कि क्षुद्र ग्रह होता है, ठीक। दिस इज ऑल्सो नॉन एज अ एस्टेरॉयड बेल्ट, इसको एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बियॉन्ड द बेल्ट आर 4 मोर प्लानेट्स विच आर नॉन एज द आउटर प्लानेट। इसके अलावा जो है 4 प्लानेट और होता है जो इस बेल्ट में, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको आउटर प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बाहरी ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। समझ गए? अच्छा, these are very far and are made of liquids and gas। ये जो है बहुत ही ज़्यादा दूरी पे होता है इससे, और ये जो बनी होती है वो लिक्विड और गैसों का बना हुआ होता है। अब है कि जुपिटर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे अब हम लोग। तो जुपिटर इज द 5th प्लानेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जुपिटर जो है यानी कि सन से 5वां प्लानेट है, समझ गए, और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट भी है। इट टेक्स 11 years and 11 months टू रिवॉल्व अराउंड दी सन। ये सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में लगभग 11 साल 11 महीने लगते हैं इसको। बट इट्स ऑन रोटेशनल स्पीड इज द फास्टेस्ट। बट लेकिन ये जो अपने एक्सिस पे जो ये मूव करती है, यानी कि रोटेट करती है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करती है। 1 complete रोटेशन इन 9 hours and 56 minutes और नियरली 10 hours। ये जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है लगभग 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10 घंटे में ये कंप्लीट कर लेती है। इतना फास्ट ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। इट हैज़ 16 सैटेलाइट्स और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके पास अलग से 16 यानी कि 16 उपग्रह भी है, जो इसमें एक मून भी आता है। समझ गए? अब है कि सैटर्न, ठीक। तो सैटर्न दिस इज 6th प्लानेट फ्रॉम द सन एंड इज द 2nd लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो है 6ठा प्लानेट है सन से, और ये दूसरा बड़ा सोलर सिस्टम का प्लानेट है, यानी कि ग्रह है। इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट एंड दिस मेक्स इट वन ऑफ द डिस्टिंक्ट and beautiful planet to the solar system which can be seen through a telescope। ये इसके पास एक रिंग होता है, समझ गया, एक रिंग के आकार का होता है चारों तरफ, जो रिंग के आकार का जो होता है, जो इसे बहुत ही एक खूबसूरत बनाती है, यानी कि दिखने में काफ़ी अच्छा बना देती है सोलर सिस्टम में, जो कि हम लोग इसको अगर टेलीस्कोप से देखें तो इसको हम लोग देख सकते हैं। The rings are made of dust, rocks and ice। ये इसका जो रिंग बना होता है वो डस्ट, रॉक्स और आइस का बना होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 29 days 5 months। ये सन के चारों तरफ जो है 29 days और 5 months में घूमती है, एक चक्कर लगाती है। ऑन इट्स ऑन एक्सिस इट रोटेट्स एट अ हाई स्पीड ऑफ 10 hours and 40 minutes। अब ये अपने एक्सिस पे जो है ये भी जुपिटर की तरह ही बहुत तेज़ी से मूव करती है, जो लगभग 10 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। इट हैज़ ओवर 30 सैटेलाइट्स और मून्स। इसके पास भी जो है 30 से अधिक क्षुद्र ग्रह है, या सॉरी उपग्रह है, और उसमें एक मून भी है जो कि आता है। अब है यूरेनस। दिस इज द 7th प्लानेट ऑफ द सन फ्रॉम द सन, सॉरी। तो ये सन से जो है 7वां प्लानेट है, ग्रह है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तीसरा प्लानेट है, ठीक, तीसरा प्लानेट है। दिस ऑल्सो हैज़ अ रिंग अराउंड इट। इसके पास भी चारों तरफ रिंग जैसा होता है, जैसे यहाँ देखिए दिखाया गया है, ऐसे रिंग जैसा होता है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन 84 days। ये जो इसका जो ऑर्बिट है
सन के चारों तरफ का वो लगभग 84 डेज नहीं है, ईयर्स है, सॉरी इट वाज माई मिस्टेक, 84 ईयर्स लगता है। हाँ, ऑन इट्स एक्सिस इट रोटेट्स इन 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स। ये अपने एक्सिस पे जो है 17 घंटे और 14 मिनट में ही रोटेट करती है, घूम जाती है एक बार। हाँ, इट हैज़ 17 सैटेलाइट्स और मून रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसके पास जो है 17 उपग्रह है और जिसमें एक मून भी है जो इसके चारों तरफ मूव करती है। अब है कि नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में हम लोग देखते हैं। दिस इज द 8th एंड द फर्देस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये मून जो है ये 8वां प्लानट है सूर्य से और सबसे दूर का प्लानट भी है, समझ गए। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लानट। ये सोलर सिस्टम में जो चौथा सबसे बड़ा प्लानट है, ठीक। ये दिस ऑल्सो अपीयर्स ब्लू बट इट इज़ नॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। देखिए इसका भी रंग, नेपच्यून का भी जो रंग है वो दिखने में ब्लू ही है, लेकिन पानी के कारण नहीं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए ये ब्लू है, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस का रंग ब्लू ही होता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन 164 ईयर्स। ये सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है तो ये 164 साल में लगाती है, 164 ईयर्स में। ऑन इट्स ऑन एक्सिस इट रोटेट्स इन 16 आवर्स एंड 7 मिनट्स। और ये अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है, अपने ही धुरी पे जो घूमती है ये, तो ये इसको 16 घंटा 7 मिनट लगता है। इट हैज़ 8 सैटेलाइट और मून्स अराउंड इट। इसके पास जो है 16 ऐसे उपग्रह हैं और एक जिसमें कि मून भी है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक। हैविंग studied the solar system, let us now see in brief about some other heavenly bodies। अब जो हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में जो पढ़े हैं, तो ऐसे बहुत सारे 8 प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। चलिए अब इसके अलावा भी कुछ हेवनली बॉडीज़ है जिसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्या है कि दी अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, तो देखिए दी अदर कैलेस्टियल बॉडीज़, तो जैसे कि देयर आर सम अदर कैलेस्टियल बॉडीज़ इन दी स्काइज एबव अस। यहाँ पे और भी बहुत कुछ मतलब कुछ और भी कैलेस्टियल बॉडीज़ है, यानी कि खगोलीय पिंड है आकाश में। दिस आर द मून्स, द एस्टेरॉइड्स एंड द मेटेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स। ये सभी भी दूसरा कैलेस्टियल बॉडीज़ है। तो पहला है कि देखिए मून, ठीक है। अब मून क्या है, तो मून के बारे में हम लोग अब जान लेते हैं कि क्या कहता है इसके बारे में, और भी हम लोग जानेंगे। तो दिस आर, देखिए मून जो है पहला, अब मून के बारे में हम लोग समझेंगे क्या कहता है। दिस आर सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स। ये मतलब ये मून जो है ग्रहों का उपग्रह है। दे रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट in their own orbit and continue to do so while the planet revolves around the sun। अच्छा, ये जो है प्लानट अपने ऑर्बिट में ही मूव करती है, रिवॉल्व करती है, यानी घूमती रहती है चारों तरफ कंटिन्यू। जबकि जो प्लैनेट्स जो होते हैं वो दूसरे प्लैनेट जो ग्रह होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। जैसे मरकरी एंड वेनस आर द ओनली प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी मून्स अराउंड देम। एक मरकरी और एक वेनस, ऐसे दो ही प्लैनेट्स है जिसमें यानी कि मून नहीं है। सैटेलाइट है तो सैटेलाइट में मून नहीं है, बस यानी कि वो दूसरे उपग्रह के रूप में मून नहीं आता है इसमें। तो बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्या, तो मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, समझ गए। इसको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, साइंस में वैसे आप पढ़ेंगे। तो अब कहेंगे कि ये रात में रोशनी कैसे देती है, तो रात में सन के कारण ये रोशनी देती है, बिकॉज इस पे जो है सन का लाइट इस पे रिफ्लेक्ट होती है मून पे, समझ गए। इस पे रिफ्लेक्ट करती है सन का लाइट, जिसके चलते ये रात में चमकती है। आई बात समझ में।
तो देखिए, हाँ, देयर आर अदर सैटेलाइट्स विच आर मैन मेड एंड सेंट टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अच्छा, यहाँ और भी दूसरे सैटेलाइट्स पाए जाते हैं जो कि मानव निर्मित होता है, जो इंसानों द्वारा बनाया गया होता है, जो क्या करता है, पृथ्वी के ऑर्बिट में यानी कि फिक्स कर देता है। हाँ, सच सैटेलाइट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इस प्रकार के सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए सबसे पहला सैटेलाइट जो मैन मेड था वो किन्होंने बनाया था, तो सबसे पहला सैटेलाइट जो था वो बनाया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। समझ गए? आर्यभट्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था इंडिया में। ठीक, आर्यभट्ट के द्वारा, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, जो एक दिस सैटेलाइट क्या है, कहता है कि आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो आर्यभट्ट थे। दिस सैटेलाइट वाज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। इनका जो नाम रखा गया था आर्यभट्ट के नाम पे ही रखा गया था। इट वाज लॉन्च्ड थ्रू अ सोवियत रॉकेट ऑन 19 अप्रैल 1975। इसको जो लॉन्च किया गया था वो सोवियत रॉकेट के द्वारा जो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। इट वाज built to conduct experiments in X-ray astronomy and solar physics by the Indian Space Research Organization। ये इसरो द्वारा, जहाँ से चंद्रयान 2 को भेजा गया था मून पे, तो वहीं से इसरो, जिसको कहा जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से जो है इसको भेजा गया था। किस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? तो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी पे और सोलर फिजिक्स पर। समझ गए? अब है कि अर्थ्स मून, जो पृथ्वी का जो चांद है उसके बारे में देखिए। तो द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यानी कि मून ही एक अर्थ का प्राकृतिक सैटेलाइट है। इट इज a diameter which is nearly 1/4 of the Earth's diameter। यानी कि इसका जो डायमीटर है वो अर्थ का 1/4 है, मतलब 1/4 भाग है। हाँ, it appears very big or nearly as large as the sun as it much closer to the earth in comparison to the sun। यानी कि ये भी जो है बड़ा दिखता है, बड़ा सा अपीयर होता है आकाश में, हम लोग देखते हैं नाइट के समय में। ठीक, क्योंकि ये सन के तरह ही अर्थ के काफ़ी नज़दीक है। सन के तुलना में, सूर्य के तुलना में ये भी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। हाँ, इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। तो चांद की जो दूरी है इस पृथ्वी से वो 3,84,000 किलोमीटर की दूरी है चांद तक की। हाँ, दी moon rotates around the earth in 27 days and 8 hours and it also takes this same time to spin on its axis। ध्यान रखिएगा कि अर्थ जो है, ये मून जो है अपने एक्सिस पे 27 डेज 8 आवर्स में रोटेट करती है, घूमती है। वैसे ही ये अपने एक्सिस पे जो है ये उतना ही समय में रोटेट भी करती है, स्पिन करती है। ठीक, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट द सेम साइड ऑफ द मून इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ एट ऑल टाइम्स। इसीलिए जो है ये अर्थ पर से, यानी कि अर्थ पर से जो है हमेशा इसको देखा जा सकता है चारों तरफ। ठीक, अब देखिए, देखा जा सकता है। हाँ, सो इट इज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन बट appears टू शाइन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका अपना कोई लाइट नहीं होता है, कोई रोशनी नहीं होता है। अगर ये लाइट उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, तो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ द सन के प्रकाश के किरणों के कारण उस पर जो है टकराती है, जिसके चलते वो क्या करती है, चमकती है। समझ गए? अब देखिए, ये है डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द USA हैज़ सेंट इन द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो पहला
ह्यूमन बीइंग थे, वहाँ के मतलब आदमी थे जिसको चांद पे भेजा गया था। और वो कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first astronaut to put his foot on the surface of the moon in July 1969, यानी कि जुलाई 1969 में सबसे पहला व्यक्ति अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो जिन्होंने चांद पे अपना कदम रखे थे। समझ गए? So life is not possible on the moon as it does not have any water और एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ऑन, यानी कि इस पे जो है चांद पे यानी कि लाइफ पॉसिबल नहीं है। समझ गए? लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी प्रकार का पानी पाया ही नहीं जाता है। समझ गए? पानी नहीं मिलती है यहाँ पे। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस देयर आर नो क्लाउड्स, रेन, विंड्स। यहाँ पे ना किसी प्रकार की बादल होती है, क्लाउड्स होती है, ना ही किसी प्रकार का रेनिंग होता है, ना ही कोई एयर होता है, विंडी होता है, विंड्स होता है, हवा। ऑन द मून द सरफेस इज ओपन एंड रफ। इसका जो सरफेस है एकदम पूरा खुला हुआ है और रफ है। इट हैज़ मेनी अप्स एंड डाउन्स ऑन इट्स सरफेस एंड दैट इज वाई you can see dark and bright patches on it when you see it at night। तो इसका जो सतह होता है ये कई अप मतलब हमेशा आपको अप डाउन्स मिलेगा। जैसे आपने मोबाइल में हिल क्लाइम्स खेला होगा, कभी नीचे कभी ऊपर, वैसे ही होता है इसका भी। समझ गए? और ये इसका जो कुछ भाग होता है, कुछ भाग डार्क दिखता है तो कुछ भाग एकदम ब्राइट दिखता है। हाँ, as it does not have any atmosphere, sound cannot travel on the moon। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे साउंड जो है ट्रैवल नहीं कर सकती है। अगर आप वहाँ पे बोलेंगे भी तो आपसे थोड़ी सी दूरी पे जो व्यक्ति खड़े रहेंगे चांद पे, तो मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, तो वो लोग आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे क्योंकि वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता है। हाँ, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द sun that sometimes causes eclipses। तो ये मूवमेंट होता है यानी कि मून का जो मूवमेंट होता है अर्थ के चारों तरफ, ये कभी कभी ग्रहण का भी कारण बन जाता है। ग्रहण जानते होंगे। यू वुड हैव heard of this phenomenon many times and even seen it happening। तो आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा ग्रहण के बारे में, और यहाँ तक कि कभी देखा भी होगा, बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा कि आपने देखा भी होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि और भी है इसमें कुछ। इंडिया हैड, डू यू नो में देखते हैं कि इंडिया हैड ऑल्सो सेंट अ रॉकेट कॉल्ड चंद्रयान फर्स्ट विथ सम इंस्ट्रूमेंट टू द मून इन 2008 एंड इट बिकम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव सेंट समथिंग ऑन द मून। यानी कि एक इंडिया जो है इससे पहले भी चंद्रयान 1 को, चंद्रयान फर्स्ट को भेज चुके हैं वो चांद पे 2008 में, कुछ सामान के, कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो ये दुनिया में चौथा नेशन बना था, यानी कि चौथा राष्ट्र बना था। ठीक, जो चांद पे कुछ भेजने वाला। सम इंस्ट्रूमेंट वेयर सेंट टू स्टडी द सॉइल एंड सर्च ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। और कुछ इंस्ट्रूमेंट इसलिए भेजा गया था चांद पे ताकि वहाँ पे ये पता लगाया जा सके कि वहाँ पे पानी मौजूद है या नहीं है, या फिर वहाँ का सॉइल के बारे में, वहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। समझ गए? देखिए अब है कि एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। एस्टेरॉयड्स आर ए स्मॉल रॉकी कैलेस्टियल बॉडीज मूविंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये जो एस्टेरॉयड जो होता है ये छोटे से रॉकी कैलेस्टियल बॉडी होता है, यानी कि चट्टानी होता है, जो सन यानी कि मूविंग अराउंड सन, यानी कि सन के चारों तरफ जो है ये मूव करते रहता है। हाँ, आसपास मूव करते रहता है। द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, और बिटवीन किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। सो साइंटिस्ट बिलीव दैट दे आर रिमेन्स ऑफ ए प्लानेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो है एक
ग्रह का ही हिस्सा है, यानी कि एक प्लानट का ही हिस्सा है जो कई साल पहले इसका विस्फोट हुआ था, जो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए और ऐसे ही फ्रीली मूव कर रहा है। समझ गए। अब है कि मेटियोरॉइड्स meteoroids. These are small rocky pieces which float freely around the sun in outer space. ये जो है छोटे छोटे टुकड़े हैं, रॉकी पीसेज है चट्टानों के। Sometimes they come close to the Earth's surface. ये कभी कभी अर्थ सरफेस के काफ़ी नज़दीक भी आ जाता है। While they enter the Earth's atmosphere, the fraction with, ये कभी कभी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट हो जाते हैं, यानी कि चले घुस जाते हैं। समझ गए, एक फ्रिक्शन। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर करता है तो क्या कहता है कि फ्रिक्शन विथ, यानी कि घर्षण के साथ। समझ गए, घर्षण के साथ जो है इसमें क्या होता है, घर्षण के साथ इसमें जो है द एटमॉस्फेयर काउजेज देम टू हीट अप एंड दे बर्न आउट। तो जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, घुसता है जब ये रॉकी पीसेज यानी कि चट्टानों का टुकड़ा, तो एटमॉस्फेयर के घर्षण के कारण उसमें आग पकड़ लेती है और आग पकड़ने के साथ वो जल उठता है। ऑन occasions when the meteoroids do not burn out completely, they fall on the earth and create a hollow on the earth surface. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ये रॉकी यानी कि ये चट्टान का जो टुकड़ा है नहीं जल पाता है, तो नहीं जलने की स्थिति में क्या होता है कि वो अर्थ के सरफेस से टकरा जाता है। तो जब अर्थ में जब टकराता है तो वो एक होल बना देता है, छेद बना देता है। समझ गया, यानी कि ये मेटेरॉइड्स को जो हम लोग कहते हैं उल्का पिंड कहते हैं इसको, यानी कि आग का गोला भी इसको कहा जाता है एक तरह से। समझ गए। अब है कि कमेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कमेट्स क्या होता है, इसको हम लोग धूमकेतु बोलते हैं। समझ गए, इसको हम लोग धूमकेतु बोलते हैं। तो कमेट्स आर विजिबल फ्रॉम अर्थ ऑन रेयर ओकेजन। ये जो कमेट्स होते हैं ये अर्थ पर से बहुत ही मुश्किल से दिखाई पड़ता है। दीज आर टाइप ऑफ एस्टेरॉइड्स। ये जो है एक तरह से क्षुद्र ग्रह का एक प्रकार है। बट अनलाइक एस्टेरॉइड्स दे आर फार अवे इन आउटर स्पेस बियॉन्ड द प्लानेट। ये जो है, जबकि ये इसके अलावा ये जो है कमेट्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, यानी कि बहुत हट के है प्लानेट से, ग्रह से काफ़ी हट के है। दे हैव अ लॉन्ग शाइनिंग टेल विच इज़ फाउंड बाय क्लम्प्स ऑफ आइस, गैस एंड डस्ट। यानी इसके पास जो है एक लंबी शाइनिंग टाइप का, शाइनिंग करता हुआ यानी कि चमकदार पूंछ भी है इसका, जो चमकती रहती है, जो आइस का बना होता है, आइसी होता है, डस्ट और गैस का बना होता है। देखिए एक है कि हेलीज comet is one such comet which was seen in 1986 and which will be visible after 76 years। जो कमेट्स का यानी कि हेलीज का जो कमेट्स है यानी धूमकेतु, उसको एक बार 1986 में देखा गया था पहली बार, और ये माना जाता है कि ये 76 ईयर्स के बाद फिर से दिखाई पड़ेगा। इन इंडिया, भारत में, इट इज़ नॉन एज पुच्चल ताड़ा, यानी कि इसको पुच्चल ताड़ा के नाम से भी जाना जाता है हमारे देश भारत में। और स्टार विथ अ टेल, या फिर एक पूँछ वाला ताड़ा भी, पूँछ वाले ताड़े के नाम से भी हमारे देश में जाना जाता है। इट वुड बी विजिबल अगेन इन 2062। इसको हम लोग फिर से दोबारा 2062 में देख सकते हैं। हाँ, देयर आर अदर कमेट्स ऑल्सो एंड मे बी विजिबल एट डिफरेंट टाइम्स। यहाँ और भी बहुत सारे ऐसे कमेट्स है, धूमकेतु है, जो अलग अलग समय पर हम लोग इसको देख सकते हैं। समझ गए। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। तो इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसका जो आप ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेट ट्रू और फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर है, जो भी है वो मैं आपके इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उससे नोट कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कीवर्ड है, यानी कि कीवर्ड जो वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है, ठीक,
उसको भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे अपने नोटबुक में, फेयर नोटबुक में हर चैप्टर के नीचे में आपको लिखना है। समझ गए? इस सभी को याद करना है, जितना भी है कीवर्ड्स, जैसे उसमें दिया हुआ है कंस्टेलेशन, ऑर्बिट, ग्रेविटी, एस्टेरॉयड, सब के बारे में दिया गया है, उन सभी को। ठीक है, तो उस सभी को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय। ठीक, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आप लोग इस अभी कोविड-19 के का जिस तरह का ये चल रहा है मुसीबत, तो आप सभी बच्चे घर में ही रहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे ही नॉर्मल होगी सिचुएशन, ये इस क्रिटिकल कंडीशन में सब अपने अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अपने घरों में समय बिताइए। और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं हम लोग भेजते रहेंगे ऐसे ही ऑनलाइन। घर पे बैठ के हम लोग भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारी बात मानिए कि आप लोग भी घर पे बैठ के अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए। लॉकडाउन हुआ है, आपका लक डाउन नहीं हुआ है, इसलिए इस लॉकडाउन में अपना लक डाउन नहीं कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। सो गुड लक and bye bye. Take care of yourself and your family.